अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। यार बहुत से पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होती है पाकिस्तान से यूरोप जाने की। आज हम एक ही बहुत ही प्यारे टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि ईरान तुर्की बॉर्डर डंकी जो है ना माकू पहाड़ी के ज़रिए या दीगर पॉइंट के ज़रिए वो तो बंद हो चुकी है। अब बहुत से पाकिस्तानी भाई जो हैं वो सवाल करते हैं क्या हम पाकिस्तान से बाय एयर तुर्की जाकर बाय एयर तरीके से तुर्की में दाखिल होकर टूरिस्ट वीज़ा या वर्क परमिट लेकर पाकिस्तान से तुर्की जाकर हम तुर्की से यूनान डंकी लगाकर यूरोप में एंटर हो सकते हैं। आज इस टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ आपकी रहनुमाई करूंगा। और अपना व्लॉग और अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर यार आपने मेरे यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, ताकि यार मैं आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। चलें करते हैं अपने टॉपिक को शुरू। बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान से किसी भी तरीके से ना यूरोप चले जाएं। अब जो भाई पाकिस्तान में है ना वो बहुत ही मुश्किल, या जो एजेंट लोग हैं ना इटली, स्पेन, पुर्तगाल जो ये कंट्री हैं, इनका जो वर्क परमिट है या इनकी जो एंट्री है ना वर्क वीज़े की या टूरिस्ट वीज़े की जो एंट्री करवाते हैं एयरपोर्ट से आपको क्लियर करवा कर यूरोप में दाखिल करवाते हैं। अब वो एजेंट जो है ना इटली का 50 लाख रुपया भी मांगते हैं, स्पेन का तकरीबन 60 लाख, 30 लाख। अब ये तकरीबन लाख रुपए में गेम चल रही है इटली, स्पेन, जर्मनी की। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान से तुर्की जाकर तुर्की से डंकी लगाकर हम यूरोप में यूनान में दाखिल हो जाएं। यूनान से फिर हम डंकी लगाकर इटली, स्पेन चले जाएं, जहां उनका ड्रीम होगा, जहां उनका शौक होगा जाने का। या इटली वो चले जाएंगे या स्पेन, जहां भी उन्होंने जाना होगा। बहुत से लोग कहते हैं हम पाकिस्तान से अगर बाय एयर तुर्की चले जाएं, तुर्की से डंकी लगाकर हम यूनान यानी यूरोप में दाखिल हो जाएं, क्योंकि तुर्की के साथ जो यूरोप का पहला कंट्री जो अपना बॉर्डर शेयर करता है ना वो यूनान है और बुल्गारिया है। ठीक है, अब इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत से पाकिस्तानी भाई कहते हैं हम बाय एयर तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा लेकर तुर्की चले जाते हैं, क्या हम तुर्की से डंकी लगाकर यूनान जा सकते हैं? और इस वक्त यूनान तुर्की बॉर्डर की क्या सूरत हाल है, इसके बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ। देखिए, मेरा एक दोस्त है जो इस वक्त यूनान में मौजूद है, उसने 2020 के अंदर डंकी लगाई थी, क्योंकि जब मैं डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस आया हूँ ना, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान से दोबारा तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा लेकर बाय एयर तरीके से तुर्की चला जाता हूँ और तुर्की जाकर मैं डंकी लगाकर यूनान चला जाऊँगा। ठीक है, तो बहुत से लोग सवाल भी करते हैं क्या हम तुर्की जाकर डंकी लगाकर जा सकते हैं? जा तो सकते हैं, ठीक है, डंकी लगाकर जा तो सकते हैं। और अब जो 2024 की सूरत हाल है उसके बारे में मैं आपको आगाह कर देता हूँ। देखें, तुर्की से ना यूरोप में एंटर होने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो खुश्की का रास्ता है वो तुर्की से यूनान का रास्ता है। लोग तुर्की से यूनान की नहर क्रॉस कर यूनान का बॉर्डर क्रॉस कर यूरोप में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, ये जो रास्ता है ना बहुत से पंजाबी लोग, पाकिस्तानी लोग, उसके बाद अफ़गानी लोग ये रास्ता इख्तियार करते हैं यूरोप में जाने के लिए। ठीक है, और जो दूसरा रास्ता है ना यूरोप में खुश्की के रास्ते जाने का, ठीक है, वो है वाए बुल्गारिया, वो है रास्ता बुल्गारिया, यानी बुल्गारिया की जो सरहद है वो भी तुर्की के साथ अटैच होती है। जो हमारे अफ़गानी भाई हैं ना वो इस रूट का इख्तियार करते हैं। जो हमारे अफ़गानी भाई हैं ना वो बुल्गारिया के रास्ते यूनान में दाखिल, बुल्गारिया के रास्ते यूरोप में दाखिल होते हैं। वो बुल्गारिया से सर्बिया से फिर मुख्तलिफ कंट्री के बॉर्डर सरहदें क्रॉस कर इटली, स्पेन, फ्रांस में चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका वाया बुल्गारिया। ठीक है, जो तीसरा तरीका है ना वो है शिप का तरीका, यानी समंदरी रास्ता। आप तुर्की से समंदरी रास्ते के ज़रिए इटली जा सकते हैं। ठीक है, अब यूनान बॉर्डर की, बुल्गारिया की आप लोगों के साथ बात करते हैं यूनान बॉर्डर की और बुल्गारिया के बॉर्डर की इस वक्त क्या सूरत हाल है। क्योंकि अब
क्योंकि तुर्की तो खाली हो चुका है पाकिस्तानियों से, क्योंकि अब पाकिस्तानी जो लोग थे ना उधर मौजूद है तुर्की में, तुर्की वालों ने उनको यहाँ पकड़कर कैंप में भेज दिया हुआ है, कैंप से उनको डिपोर्ट कर दिया हुआ है। और जो अब पाकिस्तानी बाय एयर तरीके से उधर जाते हैं, वो डंकी लगाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी डंकी में कामयाब होते हैं, तुर्की से यूनान जाने में कि नहीं। इसके बारे में अब आपको बताते हैं। देखें, मेरा भी शौक था, जब मैं वापस आया हूँ ना दोबारा, मैंने सोचा कि मैं तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा लेकर, ठीक है, तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा लेकर तुर्की जाता हूँ। उधर 2-3 महीने जाकर उधर के हालात वगैरह देखकर फिर मैं तुर्की से यूनान की गेम कर लूँगा। अब जो तुर्की से यूनान की गेम है ना, वो 2 तरीक़ों से है, ठीक है। आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही ज़्यादा मीठा होगा, ठीक है, तुर्की से यूनान जाने के लिए। अब जो मेरा दोस्त था ना, उसने मुझे बताया कि तुर्की से यूनान आने के लिए 2 तरह की गेम होती है, ठीक है। एक पैदल गेम होती है, वो तकरीबन 15 से 20 दिन की होती है। वो जो तब रेट उसने मुझे बताया था 2000 यूरो बताया था, जो पैदल चलकर तकरीबन 15 से 20 दिन में बंदा तुर्की से यूनान जाता है। एक गेम ये होगी। और जो दूसरी गेम उसने बताई थी ना, वो 24 घंटों वाली गेम बताई थी उसने मुझे, कि बंदा 24 घंटों के अंदर यूनान पहुंच जाता है। लेकिन इस तरह मैंने जो अपनी सर्च के मुताबिक मैंने देखा कि बंदा 24 घंटों में यूनान नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना। 24 घंटों में बंदा यूनान नहीं पहुंच पाता, ठीक है। दूसरी गेम का उसने मुझे बताया कि बंदा 24 घंटों में यूनान पहुंच जाता है। उसकी कीमत होती है ज़्यादा, उसकी कीमत तकरीबन 3000 यूरो से लेकर 5000 यूरो तक की वो गेम है, जो 24 घंटों की है। और जो 15 से 20 दिन की गेम है ना, पैदल 85 के पॉइंट से 95 के पॉइंट से, ठीक है, वो 15 से 20 दिन लग जाते हैं आपको। जो ये तुर्की यूनान के दरमियान जो नहर है, नहर क्रॉस करने के बाद यूनान यानी अथीने तक पहुंचने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको बॉर्डर की सूरत हाल बता देता हूँ। मैंने तकरीबन 1-2 माह पहले ना अपने दोस्त से रब्ता किया। मैंने उससे पूछा, यार मेरे पास अब पैसे इकट्ठे हो गए हैं, मैं तुर्की का वीज़ा लगवा के तुर्की आ जाता हूँ, तो क्या मैं तुर्की से यूनान आ सकता हूँ? इस वक्त क्या सूरत हाल है तुर्की यूनान बॉर्डर की? क्योंकि जो यूरोप में लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादा पता होता है इस वक्त बॉर्डरों की क्या सूरत हाल है, कोई बंदा तुर्की से यूनान आया है कि नहीं। तो उस भाई ने मुझे बताया कि यार इस वक्त मुकम्मल तौर पर ना बॉर्डर सील हो चुके हुए हैं, ठीक है, मुकम्मल तौर पर बॉर्डर सील हो चुके हुए हैं, ठीक है ना। इस वक्त कोई बंदा भी तुर्की से यूनान मैंने ऐसा नहीं देखा जो 1 साल के अंदर हमारे पास पहुंचा हो। उधर यूनान में हमने देखा हो कि वो कोई नया लड़का आया हो 1 साल में, कहता यार इतनी सख्ती हो गई है ना, बंदा नहीं पहुंच पाता। बंदा जो तुर्की यूनान की नहर है ना, बंदा वो क्रॉस कर तो लेता है, ठीक है। अब तो तुर्की आर्मी वालों ने भी नहर के ऊपर सख्त पैरा लगा दिया हुआ है, क्योंकि जर्मन ने ना तुर्की का जो सदर है ना, तैयब जो सदर है उनका, जो तुर्की का तैयब साहब से बात हुई है, रजब तैयब साहब से उनकी जर्मन का मुआहदा हुआ है कि हम आपको अनकरीब यूरोप के अंदर ऐड कर लेंगे, आप ये जो इंसानी स्मगलिंग है ना, इस पर कंट्रोल करो। और तुर्की से जो ये मुआहदा हुआ है ना, तुर्की इस मुआहदे की फुल पासदारी कर रहा है यूरोप में एंटर होने के लिए। तो अब जो है ना यूनान तुर्की बॉर्डर पर इस वक्त फ़िलहाल बहुत ही सख्त पैरा है, ठीक है। आप अगर फ़ौज को दाल लगा कर, फौज से छुपा कर बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, तुर्की से यूनान के दरमियान जो नहर है, नहर क्रॉस कर कर आप तो यूनान की तरफ चले जाते हैं। अक्सर बंदे पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो यूनान में रह कर, ठीक है ना, यूनान रह कर, यानी एथेंस से पीछे एक शहर आता है, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, ठीक है, उधर सलोनिकी, ठीक है, सलोनिकी शहर है यूनान का, ठीक है। उधर से सलोनिकी शहर से बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाइयों को डिपोर्ट कर कर, ठीक है ना, डिपोर्ट कर कर उन्होंने तुर्की में भेज दिया, ठीक है। तुर्की सरहद पर नहर क्रॉस कर कर तुर्की की तरफ छोड़ दिया है, ठीक है। और उसके बाद कपड़े उतरवा लेते हैं जो यूनान वाली आर्मी है ना, ठीक है। बंदा नहर क्रॉस करके अगर आगे चला जाता है ना, ठीक है,
تو وہ پکڑا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مخبری کر دیتا ہے یونان کا شہری، کوئی اور بندہ دیکھ لیتا ہے آتے ہوئے۔ اب تو جو یونان کی آرمی ہے نا اس نے بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے، اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے نا اسے پکڑ کر سیدھا لے جاتے ہیں کیمپ کے اندر لے کر جانے کے بعد اپنے پاس 1-2 دن رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد اسے یونان ترکی بارڈر پر جا کر ڈیپورٹ کر دیتے ہیں ترکی کی طرف۔ ڈیپورٹ بھی کس طرح کرتے ہیں، کپڑے اتروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف اس کے اکثر میں نے سنا ہے، اکثر میرا دوست بتا رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے ڈیپورٹ کیا لڑکوں کو جو سلونیکی سے پکڑے گئے ہیں نا، آگے سلونیکی جاتے ہوئے جو لڑکے پکڑے گئے ہیں انہوں نے یونان ترکی نہر پر جب ڈیپورٹ کیا نا ان کے جسم کے اوپر سے سارے کپڑے اتروا لیے تھے، شوز جرابیں وغیرہ ساری اتروا کر، جو انڈر ویئر انہوں نے لڑکوں نے پہنا ہوا تھا نا وہ بھی انہوں نے اتروا لیتے ہیں۔ پھر جب اسے ترکی کی طرف ڈیپورٹ کرتے ہیں نا، ترکی جب بندے کو نہر کراس کرا کر ترکی کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، وہ بندہ پھر ترکی فوج اس کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ اریسٹ کرنے کے بعد اسے کیمپ میں لے جایا جاتا ہے، کیمپ میں جب لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کچھ دیر سزا دیتے ہیں، کم از کم 1 مہینہ 2 مہینہ سزا بھی دیتے ہیں۔ اب ترکی والے جو ترکی یونان کا غیر قانونی طریقے سے رستہ یعنی بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے نا، اب اس کو سزا بھی دیتے ہیں ترکی آرمی والے، اس کو جا کر کیمپوں میں لے جاتے ہیں 2 مہینے۔ میں نے دیکھا کہ سننے میں آیا ہے، جو اتھینٹک معلومات میرے تک پہنچی ہے نا، تقریباً لڑکوں کو 8-9 مہینے ہو گئے ہیں کیمپ کے اندر، ٹھیک ہے، اتنی لمبی سزا دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو پاکستان ڈیپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو بھائی جان اب وہ صورتحال نہیں رہی ہوئی کہ بندہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر بارڈر کراس کر یورپ چلا جاتا تھا، اب وہ طریقہ کار نہیں ہے، اب تو ڈرون انہوں نے لگا دی ہوئے ہیں نہر کے اوپر، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ سخت پہرے کر دی ہوئے ہیں۔ اب تو ترکی کی طرف نا جب نہر کراس کرتے ہوئے جو ترکی کی آرمی کھڑی ہوتی ہے جہاں پہ نہر کے اوپر، انہوں ترکی فوج والوں نے اپنے ساتھ کمانڈو آرمی کو بھی ساتھ ایڈ کر لیا ہوا ہے۔ اتنا سخت پہرا ہونے کے بعد جو کمانڈو ہے نا وہ یار گزرنے ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ایجنٹ لوگ اگر آپ کو نہر کی طرف لے کر جاتے ہیں نا تو بندہ پکڑا جاتا ہے، کیونکہ بندے کو پکڑ لیتے ہیں وہ چیکنگ کے دوران، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا 20 سے 25 دن والی گیم، آپ کو وہ 2 سے 3 دن 4 دن نہر کے اوپر جا کر ہی بٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک آگے سے یونان کی طرف سے حالات ٹھیک نہیں ہونے، انہوں نے آپ کو نہر کراس نہیں کروانی ہے، تب تک آپ نے ادھر ہی نہر کے اوپر ہی رہنا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی چیز ڈنگ مار جائے، کوئی چیز آپ کو ڈس جائے، کون ذمہ دار ہے؟ ادھر ہاسپٹل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے یار، آپ کو 4-4 5-5 دن نہر کے اوپر ہی بٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہر کے اوپر ہی 4 سے 5 دن بٹھا دیتے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ذمہ دار نہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لیگلی راستہ اختیار کریں، تھوڑی سی محنت کر لیں پاکستان میں رہ کر، اگر آپ کے پاس پیسے اکٹھے ہوتے ہیں 30 لاکھ 40 لاکھ، آپ اچھے طریقے سے اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنائے، اگر آپ سے ایجنٹ 40 لاکھ 50 لاکھ کی ڈیل کرتا ہے نا اٹلی اسپین بھیجنے کے لیے لیگل طریقے سے بھی، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے بہتر اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنائیں، اپنا کاروبار شو کروائیں، اس طریقے سے آپ باہر آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں لیگلی طور پر اور کم پیسوں میں، ٹھیک ہے۔ تو میری نصیحت آپ بھائیوں کو یہ ہے کہ حالات بہت ٹف ہو چکے ہوئے ہیں، تو ڈنکی کا مت سوچیں، ٹھیک ہے، ڈنکی لگا کر یورپ جانا اب بہت ہی مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ دیں مجھے اسی ولاگ کے ساتھ، اسی رہنمائی کے ساتھ اجازت، آپ کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اطہر ولاگ آفیشیل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل اطہر ولاگ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، تاکہ یار میں آپ کے لیے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں۔